नमस्कार दोस्तों, एजुकेशनल चैनल क्रैक कॉम्पिटिटिव में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे IOCL का जो एडवर्टाइजमेंट आया है उसके बारे में। तो जिन लोगों ने ITI किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है या फिर इंजीनियरिंग की हुई है, उनके लिए सुनहरा मौका है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट नंबर है IOCL/MKTG/WR/APPR/2020-21/1। ये पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट नंबर है। इसके तहत जो IOCL का वेस्टर्न रीजन वाला जो पोर्शन है, जो वेस्टर्न रीजन वाला हिस्सा है, उस हिस्से के लिए ये रिक्रूटमेंट की जा रही है। और ये रिक्रूटमेंट में जो लोग सिलेक्ट होंगे वो एज एन अप्रेंटिस सिलेक्ट। तो देखते हैं इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, जॉब लोकेशन क्या है, स्टाइपेंड क्या है, अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है, इसकी इनिशियल डेट और लास्ट डेट क्या है, सब के बारे में हम देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और अगर पसंद आए तो लाइक करें, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं खास बात। तो इसका लोकेशन क्या क्या, इसमें जो लोग सिलेक्ट होंगे उसका जॉब एरिया क्या क्या रहेगा। तो ये वेस्टर्न रीजन में महाराष्ट्र आता है, उसमें 178 वैकेंसीज है। गुजरात आता है, उसमें कुल मिलाकर 72 वैकेंसीज है। फिर छत्तीसगढ़ आता है, उसमें 7 है। फिर दादरा एंड नगर हवेली आता है, उसमें 4 वैकेंसी है। और गोवा में 4, और गुजरात में जो एक ITI वालों के लिए जो अलग से सेक्शन है उसके लिए 9, महाराष्ट्र में 16, मध्य प्रदेश में 12। ठीक है, इस तरह से अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग वैकेंसी दी गई है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और क्वालिफिकेशन देखते हैं कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे इसमें जो ऊपर हमने देखा था, जो यहाँ कोड दिया हुआ है, अलग अलग जॉब के लिए अलग अलग कोड दिया हुआ है इस लाइन में। ठीक है, इस कोड के तहत ही आगे का जो नोटिफिकेशन है वो हमें समझ में आएगा। तो अब देखते हैं जो डिसिप्लिन कोड 101 या फिर 107 है, उसके लिए 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल। ठीक है, और 102 या फिर 108 है, उसके लिए 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल। इस तरह से अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग कोड दिया गया है। और लगभग जो कोर ब्रांचेस है हमारी, मैकेनिकल है, सिविल है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, इलेक्ट्रिकल है, या फिर ITI की बात करें तो उसमें फिटर है, डीजल मैकेनिक है, टर्नर है, ऐसे जो कोर ब्रांचेस है वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो देखो यहाँ सिविल भी दिया हुआ है, सिविल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं, ये सारा का सारा हम डिटेल में अगर बात करने जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा खींच जाएगा। इसलिए हम जो इम्पोर्टेंट है, और पूरा का पूरा जो एडवर्टाइजमेंट जो इंग्लिश में दिया गया है वो आपको आसानी से, उसका सार है, जो उसका निचोड़ है, कंक्लूजन है, वो आप लोगों को समझ में आ जाए। इसलिए हम फटाफट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डिप्लोमा वालों के लिए जिसने रेगुलर में किया है और 3 इयर्स वाला डिप्लोमा लिया है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब हम ITI की बात करें तो उसमें फिटर है, इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, मशीनिस्ट, ये जो पॉपुलर ट्रेड्स हैं उसमें किसी ने ITI किया हुआ है तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हमने क्वालिफिकेशन देख लिया, अब आगे देखते हैं। देखिए, ये वाला पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, NCVT और SCVT। कई लोगों को क्या होता है कि उसको लगता है अगर NCVT में ITI किया है तो ही PSU में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पहले ऐसा था रेलवे में और PSU में, लेकिन अब SCVT वाले भी मतलब अलग अलग स्टेट में भी किया हो। जैसे कि गुजरात की बात करें तो यहाँ GCVT होता है। तो अगर GCVT या फिर कोई कौन से भी स्टेट में किया है तो मतलब SCVT, स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, उनमें उनके तहत भी ITI आपने किया हुआ है, मतलब आपका ट्रेड नॉन एफिलिएटेड है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा ज़रूर नहीं है आपने
NCVT में ही किया हो। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, रिजर्वेशन में के बारे में तो लगभग सभी लोग जानते ही हैं। SC/BC के लिए 27%, SC के लिए 7% और ST के लिए 13%। वो ये PSU है इसलिए इसमें भी लागू होगा। फिर PWD यानी जो लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए भी 3% रिजर्वेशन होगा। आगे देखते हैं एज लिमिट। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, एज लिमिट। ठीक है, देखते हैं एज लिमिट क्या है। तो मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 24 ईयर्स एज ऑन 28 फरवरी 2021। मतलब 28 फरवरी तक आपकी एज मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 24 ईयर्स, मतलब इनके बीच में होनी चाहिए। और जो लास्ट डेट कैलकुलेट होगी वो 28 फरवरी को ध्यान में रखते हुए आपकी एज कैलकुलेट होगी और इनके 18 से लेकर 24 के बीच में होनी चाहिए। और जो रिलैक्सेशन वाला है रूल है SC ST OBC उनके लिए जो गवर्नमेंट के रूल्स है उनके मुताबिक रिलैक्सेशन दिया जाएगा। देखते हैं कि इनको कितना अगर आप SC या ST कैंडिडेट है, ठीक है, तो आपको 5 ईयर्स यानी 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब आपकी एज 24 के बजाय 29 तक होगी तो भी चलेगी। और OBC वाले जो कैंडिडेट है उनके लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। उनके लिए 24 के बजाय 27 तक होगी तो भी चलेगी, तब भी वो अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं कौन सा टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग 12 मंथ फॉर ऑल डिसिप्लिन। मतलब आप कौन सी भी पोस्ट में लगे, ITI, डिप्लोमा, डिग्री, आपका जो ट्रेनिंग का पीरियड होगा वो 12 महीने का, मतलब 1 साल का होगा। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी, मतलब सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। ठीक है, तो सिलेक्शन शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम इन द रिटन टेस्ट, ड्यूरेशन 90 मिनट्स एंड मीटिंग नोटिफाइड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मतलब जो 90 मिनट का टेस्ट होगा उसमें आपने कितने मार्क्स लाए हैं, कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, उसके आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। The written test will comprises of 100 questions with objective type multiple choice questions consisting of 4 options with 1 correct option. The questions would be in bilingual English and Hindi। मतलब आपका 90 मिनट का टेस्ट होगा और उस टेस्ट में 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे। सारे के सारे क्वेश्चन MCQ टाइप होंगे और उसमें से 4 ऑप्शन होंगे और उसमें एक ऑप्शन करेक्ट होगा, वो आपको पसंद करना है। और जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, वो हिंदी और इंग्लिश यानी दोनों लैंग्वेज में दिया जाएगा। द रिटन टेस्ट विल असेस द कैंडिडेट ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर्स। उसका सिलेबस दिया है, देख लेते हैं सिलेबस क्या है। जेनरिक एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 मार्क्स का, मतलब जो अकाउंटेंट के लिए ऊपर जो पोस्ट दी थी हमने सारी पोस्ट चेक की, उसमें अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए ये सिलेबस है। 30 मार्क्स का एप्टीट्यूड, 30 मार्क्स का रीजनिंग एंड बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज स्किल 40 मार्क्स का इंग्लिश का होगा। उसमें जो पोर्शन है वो 40 मार्क का इंग्लिश, 30 मार्क का रीजनिंग और 30 मार्क का एप्टीट्यूड। अब जो फिटर, रिलैक्सेशन, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह जो ITI वाले हैं, अगर वो अप्लाई करेंगे तो उनके लिए सिलेबस होगा टेक्निकल अक्यूमेंट इन रिलेवेंट डिसिप्लिन 40 मार्क्स। मतलब जो आपने जिस भी लाइन में टेक्निकल कोर्स किया है, फिटर, इंस्ट्रूमेंट वगैरह, उसके रिलेटेड 40 क्वेश्चन। जेनरिक एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 मार्क्स का जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, फिर 20 मार्क की रीजनिंग होगी और 20 मार्क का इंग्लिश होगा, इंग्लिश स्किल्स होगी। ठीक है, ये सारे के सारे मिलाकर 100 मार्क्स का, उनके लिए भी 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। और जो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई करेंगे उसके लिए 30 मार्क्स का एप्टीट्यूड, 30 मार्क्स का रीजनिंग और 40 मार्क्स का इंग्लिश होगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। हमने सिलेबस भी देख लिया। जो पासिंग क्राइटेरिया है उसमें जो नेगेटिव बात करने के बाद आपका नेट है वो स्कोर आपका जनरल कैटेगरी के लिए और एससी बीसी के लिए 40 मार्क्स होने चाहिए, 40% होने चाहिए। मतलब 100 का पेपर है, इसमें से आपको 40 मार्क्स लाने हैं मिनिमम, वो भी नेगेटिव बात करने के बाद। और 35% है SC ST PWD के लिए, मतलब जो हैंडीकैप्ड है, SC कैंडिडेट है, ST कैंडिडेट है, उस सब के लिए 35 पासिंग क्राइटेरिया दिया गया है। उसके बाद जो लोग ये एग्ज़ाम क्वालिफाइड करेंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा, फिर मेडिकल फिटनेस होगा, फिर ऑफर ऑफ एंगेजमेंट, फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, वही चीज़ छूट तो नहीं। और एक बात कर लेते हैं स्टाइपेंड के बारे में, मतलब जो लोग सिलेक्ट होंगे उसको कितना स्टाइपेंड मिल सकता है। तो स्टाइपेंड है उस यहाँ कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया है, लेकिन जो अप्रेंटिस रूल्स 1992 है उसमें जो अमेंडमेंट किया गया है उसके मुताबिक, गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। और जो लोग सिलेक्ट होंगे उसको शूज़ और हेलमेट, मतलब ये 2 चीज़ें दी जाएगी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के तहत। चलो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं, इसके लिए आपको कहाँ अप्लाई करना है। तो इसका वेबसाइट दिया गया है, लिंक दिया गया है http://rectt.in। इस वेबसाइट पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, रिक्वायरमेंट बिफोर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले तो आपके पास एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए और एक्टिव ईमेल आईडी भी होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट है, दोनों आपके पास होने चाहिए। फिर बात कर लेते हैं एसएससी का मार्कशीट होना चाहिए, फिर आईटीआई या फिर डिप्लोमा या फिर डिग्री जो भी आपने किया है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस या फिर किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं जो रिजर्वेशन में आता है तो उससे रिलेटेड कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर सॉफ्ट कॉपी में आपका सिग्नेचर होना चाहिए और आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी होना चाहिए, वो भी डिजिटल फॉर्म में होनी चाहिए। अब की डेट देख लेते हैं कि इसके लिए कौन कौन सी डेट इम्पोर्टेंट है। डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 5 फरवरी, मतलब 5 तारीख से इसका जो लिंक है वो ओपन हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 7 मार्च, मतलब आने वाले मार्च महीने की 7 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं। टेंटेटिव डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट का जो संभवित दिनांक है वो भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, 21 मार्च को हो सकता है। टेंटेटिव डेट फॉर अपलोड ऑफ प्रोविजनली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 25 मार्च, मतलब 21 तारीख को आपका एग्ज़ाम होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उनका लिस्ट 25 मार्च, मतलब 4 दिन में तो उसका लिस्ट भी आ जाएगा। रिटर्न टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट मुंबई, अहमदाबाद, भोपाल, रायपुर, पणजी या फिर सिलवासा, मतलब इनमें से ये इतने सेंटर दिए गए हैं। आपको फॉर्म भरते समय इसमें से किसी भी एक सेंटर को चूज़ करना है ताकि उस सेंटर पे आपका एग्ज़ाम हो सके। ठीक है, तो ये था IOCL का अप्रेंटिसशिप के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बाजू में आने वाले बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको इसी तरह के इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और इस एड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दे ताकि मैं उनका आंसर दे सकूं। दोस्तों, तो ये बहुत अच्छा मौका है, जो लोग अभी ITI कंप्लीट किया है जिसका रिज़ल्ट आ चुका है, और एक इम्पोर्टेंट बात, जिसका रिज़ल्ट नहीं आया है वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते, जिसका रिज़ल्ट आ चुका है सिर्फ वही लोग अप्लाई
कर सकते हैं। और दूसरी एक बात, जिसने एक बार अप्रेंटिस कर ली है, कंप्लीट कर ली है, पास आउट हो चुके हैं, वो लोग अब दूसरी बार अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ नए लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात थी, इस बात को भी ध्यान में रखें। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।